Good morning, students of class 9, and today I will teach you the first chapter of class 9 history, the French Revolution. और हम इसमें बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, किस तरीके से ये रिवॉल्यूशन आखिर हुए. ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका पारा बाई पारा. ओके, चलिए पढ़ते हैं. आज हम पढ़ते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये आपका सामने जो दिखाई दे रहा है वो एक पेज, फर्स्ट पेज है हमारा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में दिया है कि 14 जुलाई 1789 को सुबह में फ्रांस के पेरिस नगर में एक भय का माहौल था. और वो कारण क्या बना इसका? क्योंकि सम्राट ने सेना को शहर में प्रवेश करने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से यह अफवाह फैल गई कि जो सैनिक जो शहर में प्रवेश कर रहे हैं वो आके और लोगों को वो मारेंगे और उन पर गोलियां चलाएंगे. इसकी वजह से करीबन 7,000 मेन और वुमेन गैदरिंग करने लगे. कहाँ पे? टाउन हॉल के सामने. और उन्होंने एक पीपुल मिलिशिया यानी जन सेना का गठन किया. और उसके बाद उन्होंने वो अपना रुख कर गए. सभी लोग चले गए किसी सरकारी भवन में, और उनका मानना यह था कि वो सरकारी भवन में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे जो क्या बोलते उसको हथियार जो है वो उन्हें वहां मिलेंगे. और हथियारों की खोज में वो सरकारी भवन में वो घुस जाते थे. और मिलता भी था, कहीं मिलते थे कहीं नहीं मिलते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे पास हथियार है ताकि हम सैनिकों से लड़ सकें. बाद में ये समूह, बाद में हजारों लोगों का जो समूह था वो पेरिस नगर के ईस्टर्न पार्ट की तरफ चल पड़े. और जहां पे एक किला था, बास्तिल किला, वहां पहुंचकर उन्होंने जेल को तोड़ डाला. वहां पे जो कमांडर था उसको मार दिया और उसमें 7 कैदी थे उसको उन्होंने छुड़ा लिया. और जो भी गोला बारूद था उसमें, क्योंकि जो भी लोग जा रहे थे उसका काम यही बनता था कि जाकर वहां का गोला बारूद है या हथियार जो है उसको लूट लेना है, उनको अपने कब्जे में कर लेना है. वहां मिले भी. कमांडर को मारने के बाद उन्होंने किले को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि लोगों को घृणा थी उससे. घृणा क्यों थी? क्योंकि वो उस राजा का एक निरंकुश प्रतीक बना हुआ था, एक सिंबल था एक राजा का, जहां पे वो गलत काम करता था, लोगों को डाल देता था जेल में. इसलिए लोगों को वो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस किले को पूरा ध्वस्त कर दिया. ध्वस्त करने के बाद जो उसमें जो बची हुई चीजें थी उसको मार्केट में बेच दिया और वो लोग खरीद लिए, जिसको एज अ रिमेम्बर के रूप में, यानी कह सकते हैं कि म्यूजियम के रूप में सजाना चाहते थे. और वो भी घृणा ही करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे घर पे रहे और मैं इसे देखूं और मुझे गुस्सा है. ये यहीं तक नहीं थमा. फिर बाद में जाके इस घटना के बाद अगर बात करें तो पेरिस के साथ साथ बहुत से देहाती क्षेत्रों में सैनिकों और लोगों के बीच बहुत सारे स्ट्रगल होने लगे. लड़ाइयाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो है वो होने लगी. लोग अधिकतर गुस्सा थे क्योंकि जो पारोटी की कीमत थी वो बढ़ गई थी. पारोटी की कीमत बढ़ने की वजह से लोगों में एक विरोध का भाव था. बाद में जाके जो इतिहासकार थे उन्होंने ये देखा कि ये कोई छोटा मोटा कोई घटनाक्रम नहीं है, ये बहुत लंबा घटनाक्रम है. और इसे जब इसे पार्ट बाय पार्ट अगर जोड़ा गया तो इन्होंने ये देखा कि ये स्टार्ट कहीं और से हुआ और अंत इसका लुई 16 के फांसी पर जाके रुका. फांसी होना लुई 16 को, ये बहुत सारे लोगों को ये अनुमान भी नहीं था कि ये लड़ाई जाके अंत में ये लुई 16 के फांसी तक जाके रुकेगी. तो आखिर ये लड़ाई किस तरीके से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, हम ये बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो पेज है उसमें. और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय की, यानी 18 सेंचुरी में, जो ड्यूरिंग 18 सेंचुरी में जो हमारा फ्रेंच सोसाइटी था वो किस तरीके से था. ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में. चलिए हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी. इसमें अगर हम देखें तो उस दौरान यानी 18 सेंचुरी में वहाँ की जो जो फ्रांस का जो समाज था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वह कैसी थी, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इन 1774 यानी 1774 ईस्वी में लुई 16 जो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसने फ्रांस की राजगद्दी को संभाला. और करीबन उस समय उसकी जो उम्र थी वो 20 साल थी. और उसका विवाह एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनूत के साथ हुआ. और जब उसने राजगद्दी संभाली तो राजगद्दी संभालते ही
उसने ये पाया कि उसका जो ट्रेजर था यानी जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली था। उसका कारण था बहुत लंबे समय से वो युद्ध में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत ही ख़राब हो चुका था। वहाँ पे एक वर्साय जगह था जहाँ पे बड़े बड़े महल थे, राज दरबार थे, शानो शौकत, तो ये सब चीज़ों के लिए भी खर्च जो था वो अलग से था। तो ये सब फिजूल खर्ची थे। एक फिर इसने क्या हुआ कि इसी के शासनकाल में यानी लुई 16 के ही शासनकाल में इसने ब्रिटेन का जो शत्रु अमेरिका था उसकी मदद की उसने, और उसने करीबन 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उसको ब्रिटेन से उसने छुड़ा लिया। इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से उसे करीबन 10 लिब्रे, यानी उस समय जो था ये लिब्रे जो थी वो करेंसी थी, तो करीबन 10 लिब्रे का कर्ज उस पर चढ़ गया। जबकि पहले से ही इस पे 2 लिब्रे का कर्ज जो था वो पहले से ही चढ़ा हुआ था। इसलिए जो कर्जदाता थे उसने यानी जो लेंडर्स थे वो उन्होंने क्या किया कि अब 10% का ब्याज जो है वो कर्जदाता जो थे वो मांगने लगे, जिसकी वजह से इसका जो बजट था, जो फ्रांस का जो बजट था, जो सरकारी बजट था, वो दिन प्रतिदिन क्या होने लगा, वो अनबैलेंस होने लगे। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि सेना का जो रख रखाव था, जो आर्मी का जो रख रखाव था, या जो सरकारी कार्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, इसको भी चलाने के लिए इनको इसका भी एक खर्च पड़ता था, इसे भी राजा को ही देना है। तो इसने क्या किया कि ये कर में यानी टैक्स में इसने इंक्रीजमेंट का सोचा और इसने इंक्रीजमेंट किया भी, लेकिन ये कोई कारगर सिद्ध नहीं हुआ। उस समय हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर दिया गया आपके सामने, इसमें फ्रांस का जो स्टेट था यानी जो लोगों का जो समूह था वो 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। फर्स्ट स्टेट में बात करें तो क्लर्गी आते थे यानी जो चर्च के लोग थे वो आते थे, सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, मतलब ये किसान, लेबर, ये सब जो थे ये आते थे। ठीक, सेकेंड स्टेट में जो नोबेलिटी आते तो वो लोग होते जो राज दरबार में काम करते थे। एक तो राज दरबार में काम करने वाले या राजा जिनको कहता था कि जाइए और आप कर वसूल के लाइए, तो वो नोबेलिटी में आते थे, उनको कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, तो ये बटे हुए थे। लेकिन फ्रांस में एक स्थिति ऐसी भी थी यहाँ पे कि करीबन 90% हिस्सा जो था यानी अबाउट 90% जो थे आर्टिजन्स, वो किसान थे। हाँ, उतने किसान थे लेकिन सभी किसानों के पास अपना ज़मीन नहीं था। उसमें से बहुत कम ही ऐसे किसान होते थे जिनके पास अपनी ज़मीनें होती थी। करीबन देश का यानी पूरे कंट्री का अबाउट 60% जो लैंड था वो किसके पास था, नोबेलिटी के पास और क्लर्गियों के पास होता था। मतलब यही 2 स्टेट के लोगों के पास अधिकतर जो ज़मीनें थी वो होती थी। जो ये 2 स्टेट के लोग थे यानी जो क्लर्गी और नोबेलिटी जो थे, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनको कुछ जन्म से ही अधिकार मिले हुए थे। जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका एक अधिकार था, जो इनका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, वो था कर, यानी कर ना देना, कर नहीं देना, और ये कर वसूलते भी थे। नोबेलिटी जो था यानी जो नोबल्स में जो सेकंड स्टेट में आते थे वो किसानों से कर वसूलते थे, और इसके एवज में किसान जो थे वो अपने मालिक का बहुत सारा काम करते थे। घर का काम करते थे, बाहर का काम करते थे, सेना में काम करते थे, सड़क के निर्माण में काम करते थे, तो ये बहुत सारे काम करते थे। साथ ही साथ जो फर्स्ट स्टेट के लोग यानी जो चर्च के लोग थे वो भी किसानों पे कर लगाते थे, और उस कर को कहा जाता था टाइब, और करीबन कहा जाता है कि करीबन 1/10 यानी 1/10 हिस्सा किसानों को देना पड़ता था एज अ टाइड के रूप में चर्च वालों को। यानी यहाँ पे किसान जो है वो सब तरफ से जो है यानी जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो सब तरफ से उनको प्रॉब्लम है। एक तो सरकार को कर देना है, तो सरकार को जो वो डायरेक्ट जो कर देते थे, जो डायरेक्ट टैक्स लगता था, उसे कहा जाता था टाइल। और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे जो नमक पे
या तंबाकू जैसी चीज़ों पर कर लगते थे। तो ये सारा का सारा जो बोझ है वो थर्ड स्टेट वाले ही लोग उठाते थे, और इसी की वजह से सारा जो ये कह सकते हैं कि जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया था। सबको कर देने पड़ते थे, सरकार को भी कर दो, चर्च वाले को भी कर दो, और कुछ समय बच जाता था तो वहाँ पे सरकार के कामों में हाथ बटाइए, तो ये सब करने पड़ जाते थे। तो ये बहुत एक बड़ी समस्या थी उस समय, जो 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी स्टेट में बंटने की वजह से लोगों को बहुत बड़ी समस्या होने लगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, अगले पेज में, वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी लोग वहाँ पे जीने के लिए किस तरीके से संघर्ष करते थे, हम वो पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव के बारे में। दिया हुआ आपका कि करीबन इन 1715 यानी 1715 में जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो करीबन उस समय 23 मिलियन यानी करीबन 2 करोड़ 30 लाख थी, जो 1789 में बढ़कर यानी 1789 में उसका इंक्रीमेंट हुआ और वो बढ़कर करीबन 2 करोड़ 80 लाख यानी 28 बिलियन तक जाकर पहुंच गई। अब आपको ही मालूम है कि अगर जनसंख्याएं अगर बढ़ती हैं और उत्पादन में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है तो लोगों की मांगें बढ़ जाती है, और यही कारण बना वहाँ पे फ्रांस में बना। तो फ्रांस में जनसंख्याएं तो बढ़ गई लेकिन उत्पादन का जो कार्य क्षेत्र था वो नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से जो अनाज की मांगे जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसकी वजह से वहाँ का जो मुख्य भोजन था एक पावरोटी यानी जो ब्रेड था, ब्रेड का जो मांग था वो बढ़ गया और उसकी प्राइसेस भी बढ़ गई। उस समय के लोग कहीं ज़्यादा काम नहीं करते थे, यानी जो भी काम करते थे वो अधिकतर जो कामगार थे वो कहाँ पे कारखानों में मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी जो उनका वेजेस होता था वहाँ के जो मालिक होते थे वो तय करते थे। जिस वर्कशॉप में काम करते थे तो उनका जो वेजेस था वो ऑनर के द्वारा फिक्स किया जाता था। मजदूरी नहीं बढ़ी लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, खाने का रेट बढ़ गया, इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके जीवन में क्रिएट होने लगी। इसकी वजह से जो रिच थे वो रिचर होने लगे, जो पुअर थे वो और भी पुअर होने लगे, यानी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खाई इनके बीच बनती जा रही थी। और सबसे बदतर हाल तो तब हो जाता था जब सूखा पड़ जाए, ओला आ जाए, फसल बर्बाद हो जाते थे तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती थी। और ये एक आपको एक दिया हुआ यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में दिया है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे खाना जो है बहुत प्रॉब्लम से मिले, या कहें तो उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती, कीमतें बढ़ जाती थी, तो वही जीवन संकट उत्पन्न हो जाता था, यानी जीने के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाते थे। और ये बहुत आम बात थी फ्रांस में ये ऐसा हो जाना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टेंस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, यानी उस समय जो विशेषाधिकार थे उसका अंत किस तरीके से हुआ, ठीक है, तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, पहले भी कर और अकाल बढ़ने की वजह से, यानी अकाल पड़ना और कर बढ़ जाना, इनकी वजह से किसान जो है वो विद्रोह कर चुके थे, लेकिन इससे कोई खासा कह सकते हैं कोई कुछ चीज़ें जो है हासिल नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुए। तो इस परिवर्तन को लाने का काम जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, जो सुखी संपन्न थे, उन्होंने इसका कह सकते हैं कि बेड़ा उठाया, ठीक, जो कि उसे नए विचार के संपर्क में आ रहे थे कि नहीं, बदलाव जो है वो होने चाहिए। हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है कि जो 18th सेंचुरी है विटनेस्ड है, किस लिए विटनेस्ड है? इमर्जेंस ऑफ अ सोशल ग्रुप्स, एक सामाजिक के ग्रुप का एक उदय होने का कह सकते हैं कि वो विटनेस है, जहाँ पे वो वर्ग जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, उस समय उसे मिडिल क्लास कहता था, जो समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के प्रोडक्शन से जो संपत्ति अर्जित की थी उसी को मिडिल क्लास कहा जाता है। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था, या जो फ्रांस समाज में जो समृद्ध लोग थे वो क्या करते थे, इसको खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में ऐसे बहुत सारे सौदागर थे, कुछ प्रोडक्शन मैन थे, इसके अलावे कुछ
अधिकारी भी थे, यानी जो उसे राजा के यहाँ काम करते थे उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे, वकील थे। तो ऐसे लोग बहुत सारे जो है वो सम्मिलित थे और ये सभी लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि कोई भी अधिकार जन्म के अनुसार नहीं देना चाहिए और वो अधिकार मिलना चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार। तो ये सभी लोगों का एक मत था और ये परिकल्पना जो है, यानी ये जो बातें जो की गई थी, ये दो रशियन लेखक थे या कहे रशियन लेखक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन लॉक और जॉन जॉक। इनकी पुस्तक थी एक टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का जोरदार विरोध किया, उनका खंडन भी किया। दिया है कि तुम्हारा इन किताबों को पढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि जो रूसी थे उन्होंने भी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया कि पीपल्स यानी जो सिटीजन है और जो रिप्रेजेंटेटिव है इनके बीच एक संबंध बनना चाहिए और उसी बेस्ड पर एक गवर्नमेंट भी बननी चाहिए। दूसरी किताब का अगर हम बात करें तो एक किताब है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ऐसी सरकार की एक कल्पना की है जिसमें कि विधायिका हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन किया गया हो। कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट का डिवीज़न होना चाहिए वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, इनके बीच जो गवर्नमेंट है इनका पावर वो बंटना चाहिए। ओके, इसके पहले हम पढ़े थे कि फ्रांस लुई 16 ने उन 13 उपनिवेशों को, यानी जो अमेरिका के जो 13 जो राज्य थे उसको ब्रिटेन से छुड़ाया था। तो जैसे ही उनको छुड़ाया तो उन्होंने अपने आप को इसी प्रकार की जो सरकार थी वहाँ पे चलाने की उसने घोषणा कर दी, या कह सकते हैं कि इसी पर आधारित उसने वहाँ पर एक सरकार भी बनाई। अमेरिका का जो संविधान था और उसके जो अधिकार थे, जो इंडिविजुअल अधिकार थे, इनसे जो फ्रांस के जो राजनीति के कहें जो चिंतक थे, थिंकर्स जो थे, उन्हें उनसे प्रेरणा मिली। अमेरिका में जो इंडिविजुअल राइट्स के हैं और जो उनका संविधान था, ये आइडिया जो था ये कॉफ़ी हाउस और सैलून जैसे जगहों पर बहुत ज़्यादा ये सेपरेट हुआ। इन बुक्स के बारे में, कुछ बुक्स के थ्रू, कुछ न्यूज़पेपर के थ्रू, कुछ लोगों के अपने अपने बात करने के तरीके जो थे इनके थ्रू, कह सकते हैं कि सभी जगहों से ये ऐसे ऐसे विचार जो थे वो बहुत ज़्यादा ही ये इनका प्रचार प्रसार हुआ। और जो वहाँ के फ्रांस के जो अनपढ़ लोग होते थे तो उनको इन चीज़ों से अवगत कराने के लिए लोग क्या करते थे कि पुस्तकों और जो न्यूज़पेपर थे या अखबार थे उसको जोर जोर से पढ़ते थे। इसी दौरान लुई 16 ने राज्य के खर्चों की पूर्ति के लिए अपने स्टेट, या कह सकते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए उसने क्या किया कि फिर से उसने कर लगाने का खबर जो है फैला दिया। और इस खबर के फैलते ही लोगों का जो गुस्सा है इस व्यवस्था के खिलाफ और ज़्यादा भड़क उठा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ, यानी क्रांति की शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई। अगर ये आपको वीडियो, यानी कि जो ऑडियो और पिक्चर के साथ जो ये वीडियो आपके सामने है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।